चलिए 10 के दमदार ट्रेड्स में विदुर में रहेंगे आपके साथ। हमारे साथ पिछले से प्रकाश काबा और राजेश पाल भी बने हुए हैं। साथ ही निर्मल बैंक से विकास सालुंके और सेंट्रम फिनवर्स के नरेश जैन जुड़ेंगे। इसके बाद बात करने के लिए मार्केट पर बात करने के लिए हमारे साथ goindiastocks.com के फाउंडर राकेश अरोड़ा होंगे। टेक्निकल से बात करेंगे नरेश मिरानी से। साथ ही नतीजों पर हैप्पीएस्ट माइंड्स के मैनेजमेंट से बात करेंगे वेंकट रामन नारायण जो एमडी हैं, और को चेयरमैन और सीईओ जोसेफ अनंत राजू, ये भी जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। एक नज़र ज़रा मार्केट पर, और आज की मार्केट को आप क्लियर कट दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पैरेलल चार्ट रखिएगा निफ्टी बैंक का और निफ्टी आईटी का। और क्योंकि वेट का इम्पैक्ट है, निफ्टी बैंक का वेट बहुत ज़्यादा है, निफ्टी आईटी का वेट अब कम है, तो इस वजह से निफ्टी आईटी की इतनी बड़ी रैली और निफ्टी बैंक का हल्का सा डिक्लाइन, ये काफ़ी है मार्केट पर थोड़ा सा प्रेशर डालने के लिए। हाँ, एक तरफ निफ्टी बैंक, एक तरफ निफ्टी आईटी रखिए। निफ्टी आईटी में 1100 पॉइंट की रैली है, 4.25%। 2673 करोड़ का प्रॉफिट आया हिंदुस्तान यूनिलीवर का। एस्टिमेट 2766 करोड़ का था, तो थोड़ा सा एस्टिमेट से कम है। अब वॉल्यूम नंबर पर थोड़ा सा ध्यान होगा मार्केट का, लेकिन क्लियरली पहला नंबर जो है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है और स्टॉक एकदम से नीचे आया। 2156 पर आ गया, अब 2159 पर। इसके अलावा और नंबर हैं क्या अभी हमारे पास? सिर्फ अभी के लिए प्रॉफिट नंबर है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट नंबर 2673 करोड़ का, जैसे कि हम कह रहे थे 2766 करोड़ का अनुमान था। तो एक्चुअली एस्टिमेट से करीब 100 करोड़ कम है। वॉल्यूम ग्रोथ 5% ही है, तो फीके नंबर माने जाएंगे ये। HUL के करीब 5% की वॉल्यूम ग्रोथ है। तो कुल मिलाकर ये अब हिंदुस्तान यूनिलीवर थोड़ा सा, आई थिंक ये अब मार्केट के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाल सकता है, क्योंकि जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो भी थोड़ी सी फीकी आई है। 6 से 7% का अनुमान था, उसके सामने 5% आई है। तो थोड़ा सा नंबर जो है वो डिसअपॉइंटिंग माना जाएगा। और प्रॉफिट, आई थिंक थोड़ी देर में एबिटा मार्जिन नंबर्स भी आ जाएंगे, लेकिन प्राइमा फेसी ये नंबर्स मार्केट को अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो 5% की है, जबकि 6 से 7% का अनुमान था। और अगर थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग नंबर्स इस समय हिंदुस्तान यूनिलीवर के आप कहेंगे यहाँ पर। खैर, इसके अलावा और स्टॉक्स देख लेते हैं जो इस समय मार्केट में थोड़ा सा मूव दिखा रहे हैं। तेज़ी में तो ऑब्वियसली कोफोज अब 10% ऊपर हो चुका है। जी हाँ, ऑलमोस्ट सर्किट की तरफ ये स्टॉक बढ़ता हुआ, और आई थिंक 9.5%। एफएनओ में तो 9.8 हो गया है। इसके अलावा लोधा 6% ऊपर है। एम्फेसिस, TCS, परसिस्टेंट सिस्टम्स, इन्फो एज, LTM, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, HCL टेक, सारे आईटी नाम है। ओरेकल फाइनेंशियल, इन सब में अच्छी तेज़ी है। नीचे गोल्सपे फिलिप्स ऑब्वियसली 6% नीचे नंबर्स के बाद। CG पावर, GE वर्नोवा, TND और BEL कोल इंडिया, थोड़ा नंबर्स का रिएक्शन। BHEL रखिएगा, ये BHEL का 1 महीने का चार्ट लेकर आइएगा ज़रा। BHEL पर हमने वीडियो, आपको याद होगा, अर्निंग्स के बाद एक व्यू लिया था कि अब यहाँ से ना बहुत ज़्यादा तेज़ी का स्कोप नहीं दिखता है मुझे, बहुत ज़्यादा री रेटिंग का स्कोप नहीं है यहाँ से। और वो 446 वाला, आई थिंक उसी दिन अर्निंग्स वाले दिन टॉप बनाया था इसने, वहाँ से 446 से 405 पर आ चुका है इस समय। लेकिन अभी का एक्सीडेंट हिंदुस्तान यूनिलीवर करीब 4% नीचे स्टॉक। बिल्कुल, HUL आपके स्क्रीन पे एक्सपेक्टेशन वॉल्यूम ग्रोथ की 6 to 7%, लेकिन 5% पोस्ट करी। और आप देखिए इम्पैक्ट है डेफिनेटली स्टॉक, और सिंस इट्स हैवी वेट एक बार निफ्टी को लेके आई वर्सेस 24032। निफ्टी थोड़ा स्लाइड होके जो मॉर्निंग स्विंग लो था उसको हम ऑलमोस्ट टेस्ट करते हुए अब एक काम करते हैं, चलते हैं पैनल से बातचीत करते हैं। और पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जो मेहमान, उसमें फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके विकास जी और नीलेश जुड़े हैं, और प्रकाश गावा सर और राजेश पालवे जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी। विकास, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखो, दोनों भी बाय साइड में रहेंगे। पहले तो DLF मुझे स्ट्रांग लग रहा है। ऊपर में मुझे लगता है 690 के आसपास के टारगेट आते हुए देखने मिल सकता है। 200 DMA का इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे देखने मिलेगा। तो 645 के स्टॉप लॉस से DLF को बाय करना है 690 के टारगेट के लिए। दूसरा बाय कॉल रहेगा पेटीएम, जहाँ पे एक अच्छा पुल बैक रैली हमने लास्ट 2 सेशन में देखने मिले, बट मुझे लगता है 1380 के टारगेट के लिए इसको बाय किया जा सकता है। नीचे में 1290 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो 1290 के स्टॉप लॉस से पेटीएम को बाय कीजिए 1380 के टारगेट। ओके, ये विकास जी के 2 ट्रेड्स हो गए। नीलेश, गुड मॉर्निंग, आपके 2 ट्रेड्स? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, खरीदारी पर फोकस है, दोनों ही स्टॉक्स लॉन्ग साइड पे है। और सबसे पहले जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है SBI कार्ड। काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन यहाँ पर बना है, सेटअप पॉजिटिव नजर आ रहा है, पुल बैक यहाँ से कंटिन्यू होना चाहिए, और काफी अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हमने देखी है। तो यहाँ पर ऊपरी स्तर पर
टारगेट जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं फ्यूचर्स में 680-685 की जोन में काउंटर जाता हुआ नजर आ रहा है। 655 इनफैक्ट 645 का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना होगा जो कि आज के दिन का लोएस्ट लेवल है। 645 स्टॉप लॉस, 680 एंड 690 ये 2 टारगेट होंगे। वहीं जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है मैनकाइंड फार्मा। सेटअप यहाँ पर भी पॉजिटिव है, लगातार एक हाई टॉप एंड बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। इसके फ्यूचर्स को भी लॉन्ग करने की सलाह होगी। ऊपरी तरफ पर 2700 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 2550 का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना होगा एंड मैनकाइंड फार्मा के फ्यूचर्स को भी लॉन्ग करने की सलाह होगी। ओके, मैनकाइंड फार्मा को भी लॉन्ग करने की सलाह होगी। गाबा सर, आपकी 2 ट्रेड इस समय की? मेरा पहला ट्रेड रहेगा HCL टेक। HCL टेक ट्रेड करा 1330। यहाँ पर सेटअप के हिसाब से अप मूव ऑन है, मोमेंटम भी ऑन है। स्टॉप लगाएंगे 1315 का, मतलब 15 रुपए का। टारगेट होगा 1350 HCL टेक। दूसरा स्टॉक रहेगा जो मैंने कल दिया था वो है विप्रो। उसका टारगेट था 180, वो आज अचीव हो चुका, लेकिन अब भी अच्छा लग रहा है। अब ट्रेड करा 180 के आसपास और स्टॉप लगाएंगे करीब 179 का, 1 रुपए का, ज्यादा नहीं। टारगेट रहेगा 183 टू 185 जोन्स। विप्रो विप्रो 180 पे आपका बाय कॉल। पूरा आईटी इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्रोवाइड करता हुआ। निफ्टी ने अगर आप देखें अभी भी उस लो को छूने के बाद थोड़ी स्थिरता लौटी है, बट लेट्स सी, आई मीन अगला कुछ अगर आप देखें का जो समय अंतराल है थोड़ा क्रिटिकल होगा। राजेश पालवे जी, आपके 2 ट्रेड्स। तो वीरेन जी, पहला स्टॉक पसंद आ रहा है फार्मा स्पेस से, और उसमें हमें लगता है डिवीज लैब को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। स्टॉक में जिस तरीके का एक सस्टेन अपमूव हमने देखा है पिछले कुछ हफ्तों में, स्टॉक अपने ब्रेकआउट को कंफर्टेबली सस्टेन करते हुए देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है डिवीज लैब का ये मोमेंटम टुवर्ड्स 7600 टू 7650 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 7650 के टारगेट के लिए अगस्त फ्यूचर में बाय करने की सलाह। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 7420 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है नौकरी इन्फो एज का। यहाँ पे एक क्लियर ब्रेकआउट डेली वीकली टाइम फ्रेम पे आते हुए दिखा है, एक कंसोलिडेशन रेंज का। हमें लगता है यहाँ पे भी ये मोमेंटम 1285 से 1290 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है अगस्त फ्यूचर में। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होंगे करीब 1235 के आसपास। ओके, चलिए, तो राजेश पालवे जी के 2 ट्रेड्स भी हो गए और निफ्टी इस वक्त डीलों पे ट्रेड करता हुआ इट्स 23963। तो क्लियर रिजेक्शन जो आया हायर लेवल्स पे वो आया है बैंक्स की वजह से। और याद रखिएगा निफ्टी बैंक इज अ डीलो एट 863, और एक बार लेके आइए आप HDFC बैंक एट 730 टू 90। जिस बात का फियर था, जिस बात का डर था, HDFC बैंक वही स्टोरी पे प्ले करता हुआ 2 अप्रैल 2026 के बाद, यानी इसी वर्ष 2 अप्रैल के बाद HDFC बैंक एट द लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी। मैं आपको कल समझा भी रहा था ये बात कि इसका अगस्त का सबसे बड़ा पुट कंसंट्रेशन जोन था 750, और स्टॉक ऑलरेडी उसके नीचे आ गया है। तो इस वक्त HDFC बैंक इस वीकनेस में अपना किरदार निभाता हुआ। और कहाँ वीकनेस अगर आप देखें तो इस वक्त HUL कोलैप्स हुआ है, ये स्टॉक पोस्ट नंबर्स, देन BEL, उसके बाद सिमेंस कैपिटल गुड स्पेस में HCL आज बैकफुट पैकेट ट्रेड कर रहा है, कमिंस कैपिटल गुड स्पेस में आज बैकफुट पैकेट ट्रेड कर रहा है, NTPC पावर स्पेस में बैकफुट पैकेट ट्रेड कर रहा है, और मुथूट फाइनेंस, क्योंकि गोल अगर आप देखें बैकफुट पे आया था, तो ये थोड़ा सा अगर आप देखें प्रेशर प्रोवाइडर्स इस वक्त। अनुज। बिल्कुल। और चलिए अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए goindiastocks.com के फाउंडर राकेश अरोड़ा जुड़े हैं। इनके पास कैपिटल मार्केट में 25 साल से ज़्यादा का अनुभव है। इनसे जानते हैं कि इस समय मार्केट में इनकी क्या रणनीति है। राकेश जी, गुड मॉर्निंग। पहले तो एक आपसे जानना चाहूँगा, जो ग्लोबल समीकरण जिस तरीके से बैठ रहे हैं, AI ट्रेड क्या वापस एक लग रहा है कोलैप्स हो रही है? जिस तरीके से नैस्डैक में, चिप कंपनियों में, कोरिया में गिरावट है, और जिस तरीके से भारतीय सॉफ्टवेयर स्टॉक्स में वापस एक शानदार रैली आई है, इस पर आपका क्या व्यू होगा सबसे पहले? अरे, जो जितना बुरा दिखता है उतना होता नहीं है, और जितना अच्छा दिखता है उतना अच्छा भी नहीं होता है। तो सच्चाई कहीं बीच में होती है। तो मार्केट तो पेंडुलम में थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे जाता है। तो आईटी कंपनीज लग ही रहा था कि अगर एआई इम्प्लीमेंट करना है तो कोई कंपनीज की जरूरत तो पड़ेगी, और अभी तो एआई इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट भी नहीं हो पाया है। तो मुझे लगता है कि आईटी कंपनीज हो सकता है आगे जाके थोड़ा डिक्लाइन आए, लेकिन अभी तो उनके लिए ग्रोथ मोमेंटम एआई एक टेलविंड की तरह काम करना चाहिए। दूसरा है कि मतलब एआई एक ऐसी चीज है कि जिस वो कोई फैड नहीं है, वो रियलिटी है, और अभी लोग यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो ऐसे अप एंड डाउन आते रहेंगे, बट ये एक ट्रेंड है जो लंबे समय तक चलने वाला है। तो एक्सेसेस हो रहे हैं मार्केट में, वो अभी करेक्ट हो रहे हैं, बट एक अपॉर्चुनिटी वहां पे भी बनेगी। ओके, एक अपॉर्चुनिटी वहाँ पर भी बनेगी।
दूसरा ग्लोबल एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ सवाल, जिस तरीके से डॉलर का मूव है और जिस तरीके से अब ये कमोडिटी के प्राइसेस हैं इस समय, मेटल सेक्टर पर आपका क्या व्यू बन रहा है? क्या लग रहा है आपको कि ये एक री एंट्री अपॉर्चुनिटी है या फिर यहाँ पर अब थोड़ा सा रिस्की हो गया मामला? अनुज, अभी एक लेग ऑफ करेक्शन तो हो चुका है और कमोडिटी प्राइसेस 20-30% गिर चुकी हैं और उसी तरह स्टॉक्स भी उनको ट्रैक करते हुए नीचे आ चुके हैं। तो अभी एक थोड़ा नो मैन लैंड में हम लोग हैं। अब देखना ये है कि जो बहुत ही फेयर वैल्यू है, जैसे एल्यूमिनियम की फेयर वैल्यू हमें लगता है कि $2600 के आसपास है, अभी अपन 3000 के ऊपर अटके हुए हैं। तो क्या हम 2600 तक जाते हैं कि यहीं अटके रहते हैं? ये थोड़ा डिपेंड करेगा कि ईरान का जो वॉर चल रहा है वो कितना लंबा खिंचता है, उसमें एनर्जी प्राइसेस कितने ऊपर रहते हैं, तो उस पर थोड़ा डिपेंड करेगा। अगर ये वॉर सुलझ जाता है तब तो मुझे लगता है कि एल्यूमिनियम $2600 तक चला जा सकता है और वो एक अच्छा एंट्री पॉइंट होगा। तो अभी हम थोड़ा नो मैन्स लैंड में हैं। मेरे हिसाब से अभी थोड़ा दूर रहने की जरूरत है। Q1 रिजल्ट सेट अच्छे आ रहे हैं और अगर थोड़ा कोई बाउंस आता है तो कोई अटके हुए लोग हैं वो निकल सकते हैं। ओके, अच्छा राकेश जी, प्रीशियस मेटल्स पे आई मीन आपका व्यू क्या है? गोल्ड आई मीन ऑलमोस्ट फॉर 141, मेरे ख्याल से 143 पे हम इस दौर की लोवेस्ट ट्रजेक्टरी पे ट्रेड कर रहे हैं। सिंस हम गोल्ड से संबंधित कंपनियों को ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड फाइनेंस कंपनियां हैं, गोल्ड पे आपका टेक क्या है इस वक्त? सो गोल्ड में अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है और हालांकि इंडिया में गोल्ड पे गवर्नमेंट ने जो 10% की ड्यूटी लगा दी है, नहीं तो मुझे को लगता है कि रिटेल डिमांड थोड़ी पिकअप होती। तो थोड़ा और करेक्शन पॉसिबल है गोल्ड के अंदर, बट ज़्यादा डाउनसाइड मुझे नहीं लग रहा है। हालांकि बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि US डॉलर इंडेक्स कैसे चलता है। अगर वहां पे डॉलर इंडेक्स मजबूती बनाए रखता है तब मुझे लगता है कि गोल्ड में थोड़ी सी और करेक्शन पॉसिबल है। $4000 पे अटका हुआ है अभी। मुझे लगता है 3500-3600 एक बहुत ही अच्छा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। गोल्ड लोन कंपनीज जो है वो वैसे भी 65-70% तक ही देती है और अभी अगर 4000 का प्राइस अगर एडजस्ट हो जाता है उनके बुक्स में, तो मुझे नहीं लगता कि वहां पे कोई ऐसा डाउनसाइड है। स्टॉक्स ठीक ठाक से स्टेबल है और गोल्ड लोन आई थिंक पॉजिटिवली सरप्राइज करेगा। तो अगर किसी को गोल्ड खेलना है तो गोल्ड लोन कंपनी एक बेटर और इजियर वे है यहाँ से खरीदने के लिए। अच्छा, आपका राकेश जी इस वक्त फार्मा पे व्यू क्या है? क्योंकि इस पूरे टर्बुलेंस के फेज में एक इंडेक्स, एक स्पेस, एक कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स जिस पे बाजार हाइड हो पाया था, छुपने की जगह ढूंढ रहा था, वो था फार्मा स्पेस। इंडेक्स ऑल टाइम पे हाई पे था, हेल्थ केयर ऑल टाइम हाई पे था, और लेकिन उस जेनरिक टैरिफ के बाद थोड़ी सी टर्बुलेंस थी इस स्पेस में। फार्मा में हालांकि अर्निंग स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक मूव अभी बहुत स्ट्रांग है। फार्मा और हेल्थ केयर पर आपका टेक क्या है? मैं तो काफी बुलिश हूँ। हालांकि ट्रम्प ने बोला है जेनरिक फार्मा पे 2 साल बाद टैरिफ लगाएंगे, बट यहाँ दूसरे दिन का पता नहीं है, 2 साल बहुत दूर है, तो कोई टेंशन नहीं है। मुझे लगता है कि फार्मा स्टॉक्स जो थोड़े बहुत करेक्ट भी हुए हैं तो उनको बाय करना चाहिए और यहाँ से मुझे लगता है कि ये रैली कंटिन्यू करेगी, तो फार्मा स्टॉक्स पे मेरा काफी बुलिश रुझान है। फार्मा स्टॉक्स पर काफ़ी बुलिश रुझान है। राकेश जी, और कौन कौन से थीम्स हैं जो इस समय आप बैक कर रहे हैं, जहां पर आपका बुलिश नज़रिया है? अनुज, अभी देखिए ऐसा है कि एक तो वैल्यू जो है वो थोड़ा ट्रम्प कर रही है। ग्रोथ मोमेंटम अगर उनको देखें, मोमेंटम या हाई प्राइस जो स्टॉक हुआ करते थे, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर ग्रोथ पे खतरा आ रहा है तो हम देख रहे हैं कि जो कंपनीज हैं वो काफी शार्प करेक्शन दे रही है। तो मुझे लगता है कि अभी जैसे बैंक्स है, अभी निम का प्रेशर आया था और उसकी वजह से बैंक को थोड़ा सा करेक्शन आया है, बट वैल्यूएशन बहुत चीप है, तो मुझे लगता है बैंक्स तो एक आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने ही पड़ेंगे। दूसरा, ये रिन्यूएबल और पावर की थीम है वो अच्छी चल रही है, उसके अंदर जो सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो भी काफी करेक्ट कर चुकी हैं और एक अच्छे स्तर पे है एंट्री करने के लिए। गवर्नमेंट काफी सपोर्ट कर रही है कि इंपोर्ट्स चाइना से ना आए और अपनी स्कीम्स को ऊपर नीचे एडजस्ट कर रही है ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री अच्छे से चल सके। साथ में पावर कंपनीज में भी अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है और कंसोलिडेशन हो चुका है। तो पावर कंपनीज और पावर इक्विपमेंट कंपनीज अच्छी लग रही है। फार्मा जैसे अपनी बात हुई थी कि फार्मा में बहुत ही स्ट्रांग ट्रेंड है अर्निंग्स का और तो फार्मा स्टॉक्स भी ठीक ठाक लग रहे हैं। तो
मोटा मोटा अगर देखें तो डोमेस्टिक सिक्लिकल्स जो है वो ठीक चल रहे हैं, उसमें ऑटोज भी आ गए, रियल एस्टेट स्टॉक भी काफी एकदम पिट चुके हैं, तो और लेकिन अगर आप रियल एस्टेट प्राइसेस देखेंगे तो वो बहुत ही ऊपर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये डोमेस्टिक सिक्लिकल्स पे हमें फोकस करना चाहिए, और वहीं पे ही वैल्यूएशन भी कंफर्टेबल है। ओके, कैपिटल मार्केट थीम ये काफ़ी अच्छा कर रही है पिछले 2-3 साल से। यहाँ पर क्या व्यू होगा, और ईएमएस स्पेस, ये दो स्पेसेस पर आपका व्यू जानना चाहूँगा। सो कैपिटल मार्केट थीम मतलब देखिए, एसआईपी का जो दौर चला है वो तो थमने से थमता दिख नहीं रहा है, और वो चलता ही रहेगा। तो मुझे लगता है कि कैपिटल मार्केट एक सेक्युलर बुल रन में है, और उसमें जो कंपनीज एएमसीज में है उनका तो स्टेबल ग्रोथ चल रहा है, बट जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और ब्रोकिंग में है उनके लिए थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। और आईपीओ के ट्रेंड के हिसाब से कुछ कंपनियां काफी लुक्रेटिव वैल्यूएशन पे भी आई हुई है। तो कैपिटल मार्केट एक सेकुलर ट्रेंड है जिसे हमें पकड़े रखना है। आई थिंक 15-20% का कैगर पे ग्रो करेगा ये। ईएमएस थीम बीच में ये मौसम को लेके काफी ऊपर नीचे हो रहा है, एसी सेल्स, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत ईएमएस कंपनीज में करेक्शन आया है, बट सारी कंपनियां काफी डाइवर्सिफाई कर रही हैं। कुछ रेलवेज में चली गई हैं, कुछ डिफेंस में जा रही हैं। तो ईएमएस एक थीम है जो लंबे समय तक चलने वाला। वैल्यूएशन थोड़े हाई है, बट ऑन करेक्शन इनको एक्युमुलेट किया जा सकता है। अच्छा राकेश जी, ये पावर प्लस ईवी स्टॉक्स, आई मीन या फिर बैटरी स्टॉक्स, ये एक बड़ा मूव देखे गए लास्ट ऑयल शॉक के ड्यूरेशन में। अगर एक्साइड, बाकी पावर स्पेस में भी अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका सेंस क्या कहता है, कमिटेड रहना चाहिए? क्या आपको लगता है कि पैसा बनेगा इस स्पेस में? हाँ, मुझे लगता है कि देखिए, पहले तो यूफोरिया आया था और आईपीओ के बाद स्टॉक्स काफी चले थे, उसके बाद एक स्टीप करेक्शन हमने देखा है। और अब कंपनीज अपने आप को इवॉल्व कर रही हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रही हैं। तो पहले सोलर मॉड्यूल बना रही थी, अब सोलर सेल बना रही हैं, फिर आगे जाके वेफर इग्नेट्स बनाएंगी। तो ये बैकवर्ड कंसोलिडेशन का, इंटीग्रेशन का दौर चलेगा, और गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है। वो धीरे धीरे सोलर मॉड्यूल से अपनी बेनिफिट हटा के इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरर्स की तरफ लेके जा रही है। तो इसमें मार्जिन्स जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की कोलैप्स हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि बैकवर्ड इंटीग्रेशन की वजह से मार्जिन मेंटेन हो जाएंगे, और ग्रोथ रेट में कोई कमी होने वाली नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि अभी अभी हमारी दिल्ली काफी दूर है। दूसरा आता है बीएसएस, जो कि भी एक बहुत ही अपकमिंग ट्रेंड है। इंडिया को चाहिए कि एटलीस्ट 4 से 5 घंटे का जो पावर है उसको स्टोर करें, तभी हम अभी 17-18% जो रिन्यूएबल कंट्रीब्यूशन है उससे ऊपर जा पाएंगे। तो बीएसएस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आगे जाके एक सेगमेंट खुल रहा है, और काफी कंपनीज इसके अंदर कूद रही हैं, जैसे कि सोलर मॉड्यूल में हुआ था, सेम यहाँ पे हो रहा है। कम से कम 18 से 20 कंपनियां हैं जो बीएसएस की प्लांट डाल रही है। इसके अंदर स्केल और बैकवर्ड इंटीग्रेशन से ही आगे जाके डिफरेंशिएशन आएगा, बट अभी तो डिमांड इतनी है और गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी। तो ये पूरा स्पेस काफी एक्साइटिंग है, और मुझे लगता है कि अगले 10 से 15 साल के लिए सेकुलर ग्रोथ पॉसिबल है। ऑब्वियसली कुछ कंसोलिडेशन फेजेस आएंगे बीच बीच में, बट यहाँ पे हमें बने रहने की जरूरत है। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए हमें। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड्स की टॉप मैनेजमेंट से। Q1 में आय 4%, मुनाफा 10.5% बढ़ा है, ईबिट ग्रोथ भी अच्छी रही है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी वेंकटरमन नारायणन और को चेयरमैन और सीईओ जोसेफ अनंतराजू जुड़े हैं। जोसेफ जी, पहला सवाल आपसे। पहली तिमाही में आपका रेवेन्यू 14% से ज़्यादा बढ़ा है, वहीं कई मिड कैप आईटी कंपनियों के सामने काफ़ी चुनौती रही है और कईयों ने तो डी ग्रोथ दिखाई है। तो क्या ये क्या रीज़न रहा आउट परफॉर्मेंस का, और अब क्या ये टिकाऊ रहेगी? अगर आप देखेंगे हमारा रिजल्ट्स जो है, जियो देखेंगे आप तो इंडिया, एपैक और मिडिल ईस्ट जो है उधर अच्छा रिजल्ट्स किया और रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। और वर्टिकल देखेंगे आप तो सभी वर्टिकल, सिर्फ शायद मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा गिरा है, क्योंकि 3-4
प्रोजेक्ट्स फिक्स प्राइस थे, लेकिन अगर आप देखेंगे हेल्थ केयर अच्छा ग्रोथ दिखाया है, हाईटेक ग्रोथ दिखाया है, एडटेक थोड़ा ग्रोथ दिखाया है, और पीएफएसआई भी अच्छा किया है। और तीसरा रीजन ये है, जो हमारा जेनेटिव एआई बिजनेस यूनिट है जीबीएस, उसका भी रिजल्ट्स बहुत अच्छा हुआ है। अगर आप देखेंगे Q4 से Q1 35% ग्रोथ हुआ है, और हमने बताया था कि हम जीबीएस को अपना ग्रोथ इंजन देखते हैं, और ये 35% ग्रोथ काफी कंट्रीब्यूट किया है हमारा ग्रोथ जो है। ओके अच्छा जोसेफ जी, जैसे कि आपने कहा अपने जनरेटिव एआई बिजनेस के लिए विच इज़ नाउ कंट्रीब्यूटिंग मोर देन 5% इन आपके पूरे रेवेन्यू में, अगले 1-2 साल में आप इसका क्या ग्रोथ देख रहे हैं और इसका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा? अगर आप जीबीएस का परफॉर्मेंस देखना है तो दो एंगल से देखना है। एक एंगल उसका डायरेक्ट रेवेन्यू जो है, और $600,000 एक्स्ट्रा मिला है, वो काफी अच्छा रेवेन्यू है ना। और दूसरा एंगल है कि जो पुल थ्रू रेवेन्यू मिलता है, क्योंकि जब हम जनरेटिव, एक एक बात तो हमें याद रखना है कि ये प्योर जनरेटिव एआई रेवेन्यू है, इसमें दूसरा क्लासिकल एआईएमएल डेटा ये सब रेवेन्यूज ऐड नहीं किया है। जो जब हम जनरेटिव एआई प्रोजेक्ट्स करते हैं, काफी डेटा टेस्टिंग और क्लासिकल एआईएमएल भी का भी डिमांड होता है। सो अब हमें ये दोनों तरीके से देखना है जीबीएस का जो कंट्रीब्यूशन और परफॉर्मेंस है, और हमें उम्मीद है कि ये जो ग्रोथ देख रहे हैं हम, वो कंटिन्यू होता रहेगा। और हमने बताया कि जब हम जनरेटिव एआई बिजनेस यूनिट फॉर्म किया था कि 4-5 साल में $25 मिलियन ये कंट्रीब्यूट करेगा, और कंपनी का 8 या 10% होगा। तो वही तो हमने बताया था, और हमें लगता है कि जीबीएस ऑन ट्रैक है ये सब अचीव करने के लिए। ओके आपका जो एआई पोर्टफोलियो है 20% बढ़ा है, क्या ये मोमेंटम आगे रहेगा, और FY27 के लिए आपका क्या आउटलुक रहेगा? तो हमारा पाइपलाइन पिछले क्वार्टर में हमने बताया कि हमारा पाइपलाइन स्ट्रांग है, और इसलिए हमने बताया था कि हमारा Q1 रिजल्ट्स अच्छा रहेगा। तो आप देखेंगे कि हमारा रिजल्ट्स अच्छा रहा है, क्वार्टर फिर पाइपलाइन बढ़ा है। और एक अच्छा चीज है कि इस पाइपलाइन में काफी लार्ज डील्स है, जो अगर क्लोज हुआ तो इस क्वार्टर और इस साल का बाकी क्वार्टर्स जो है, और अगले साल में रेवेन्यूज मिलेगा। और एआई जो है उसका पाइपलाइन भी काफी पॉजिटिव और अच्छा है। हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर्स में जो है, हम प्रोएक्टिवली जाके उससे बात कर रहे हैं और उससे देख रहे हैं कि कैसे हम उसका मदद करें एआई अडॉप्ट करने में। दूसरा चीज जो चल रहा है, उसका जो मोमेंटम है इस क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर और इस क्वार्टर में बढ़ा है, वो है एसडीएलसी जो है, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में एआई यूज करना। इंक्रीजिंगली कस्टमर्स मांग रहे हैं कि हम क्लाउड या कोडेक्स यूज करके उसका जो प्रोडक्टिविटी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने में, उसको बढ़ाए। इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी में भी हमारा प्लेटफॉर्म्स जो है उसमें एआई इन्फ्यूज किया है, और जो एफर्ट है और जो लोग लगेगा कुछ सर्विस देने के लिए, वो कम होता जा रहा है। तो इस तरह हम अपना कस्टमर्स को एआई का जो बेनिफिट है दे रहे हैं। अच्छा वेंकट जी, आपका एट्रिशन सब्सटेंशियली डाउन है 15.4%, आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट 81% रहा। कंसिडरिंग द डिमांड एनवायरनमेंट एंड मोस्ट स्पेशली जो एआई स्किल्स की डिमांड है उसके चलते, मतलब यहाँ से अगले 2 क्वार्टर्स में आपका हायरिंग प्रोग्राम क्या है, ये क्या स्ट्रॉन्ग रहेगा यहाँ से अब? इस क्वार्टर का हमारा एट्रिशन 15.4% रहा था, तो दैट्स अ गुड नंबर टू बी एट। और यूटिलाइजेशन की बात करेंगे तो वो 81% we hovering around that same number as previous quarter. Headcount has remained constant.
उसमें कुछ बदलाव नहीं आया, तो हम देखेंगे तो जो हम Q4 में एक्सिट किया था उसी के मुताबिक हम Q1 में भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लुकिंग फॉरवर्ड हमने बता चुके हैं कि हम AI में हायरिंग थोड़ा स्ट्रांग रहेगा इस साल में। Today we have got a strength of close to 400 people, AI analytics और GPS सब कुछ मिला के। In fact, if you take analytics, वो 800 के पास आ जाता है। तो that's something that we will take up about 1,000 this year when we talk about hiring and hiring plan for the year. चलिए आप सबका बहुत बहुत आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। ऑल द बेस्ट आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए। हमारे साथ अब नरेश मिरानी जुड़े हैं। नरेश जी गुड मॉर्निंग। नरेश जी बताइए आपकी इस समय की टॉपिक्स क्या होंगी? तो सबसे पहले बाय रहेगा मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर पर, जहां पे एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट है और सेक्टर में भी ट्रेंड अच्छा है। थायरोकेयर ने भी एक नया 52 वीक हाई बनाया, तो यहाँ पे 575 का स्टॉप लॉस रहेगा, 650 का टारगेट रहेगा। दूसरा आइडिया रहेगा एक कॉन्ट्रेरियन बेट इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX, जहाँ पे एक अच्छा बेस बन रहा है बहुत टाइम से। शॉर्ट टर्म 2-3 वीक का रेंज ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे 126 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 138 का होगा। ओके चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी अपनी ट्रेडिंग आइडियाज़ रखने के लिए सामने। इस शो में थोड़ा हम ओवर हो चुके हैं, इस शो को समेटेंगे। मार्केट एकदम फ्लैट है, निफ्टी उस रेंज में ऑप्शन राइटर की निफ्टी 0.00 पॉइंट इस समय। इस शो को समेट लें, इसके बाद कंचन और श्रेया के साथ देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन।